हेलो एस्पिरेंट्स, आलोक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करते हैं। और हमारी कोशिश है कि इसमें हम हिंदी पाठ्यक्रम को उत्तर लेखन अभ्यास से पूरा कर सकें। और उत्तर लेखन अभ्यास की एक हमारी मास सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाता है। तो आज का ये 11वां सत्र है। और सत्र प्रारंभ करने से पहले देखते हैं कि हमने हिंदी पाठ्यक्रम में से उपन्यास खंड को उठाया है, जिसमें प्रश्न पत्र 1 से उपन्यास और यथार्थवाद और हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, प्रमुख उपन्यासकार प्रेमचंद, जयेंद्र, यशपाल, रेणु और भीष्म सानी, और प्रश्न पत्र 2 से प्रेमचंद की गोदान, यशपाल की दिव्या और रेणु की मेला आंचल और मनु भंडारी की महाभोज से हम प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का ये हमारा 45वां प्रश्न है। और 1 से लेकर 44 तक के क्वेश्चन हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला है, भीष्म सानी के उपन्यास तमस का महत्व समझाइए। ये यूपीएससी के द्वारा 2013 में पूछा गया है। और तमस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 को हमने किया है, आप उसे देख सकते हैं। और तमस का हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि तमस जो है एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान। और ये तमस उपन्यास जो है, ये विभाजन की घटनाओं पर लिखा गया है भीष्म सानी के द्वारा। 1947 में जो लाहौर में 5 दिन तक हुए सांप्रदायिक दंगों पर यह उपन्यास लिखा गया है। तो आप इसका उत्तर लेखन हमारी लास्ट वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 46, जिसमें आंचलिक हिंदी उपन्यास की विशेषताओं पर उदाहरण प्रकाश डालिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। और आंचलिक हिंदी उपन्यास की विशेषताओं के ऊपर हमने लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन करा था, जो क्वेश्चन नंबर 41 है। आप उन्हें जाके देख सकते हैं। और आंचलिक की विशेषताएं के ऊपर हमने जो डिस्कस किया था, वो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर जो आंचल है उसमें कोई पात्र नहीं होता और स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है। उद्देश्य ना तो किसी विचारधारा को स्थापित करना है, ना समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। इसमें जो कथा होती है बिखरी होती है, और यहाँ पर जो चरित्रों की अधिकता होती है। तो आप 41st क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं हमारा लास्ट वाली वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 47वां, झूठा सच के आधार पर यशपाल की जीवन दृष्टि। यूपीएससी के द्वारा ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि पहले झूठा सच के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि झूठा सच जो है यशपाल के द्वारा इसके 2 खंड में लिखी गई है। पहला खंड है वतन और देश। इस खंड में बात की गई है कि विभाजन के कारण क्या था। विभाजन के कारण के साथ जो यहाँ पर दर्दनाक स्थितियां हुई उनके बारे में बताया गया है। शरणार्थियों की समस्या के बारे में बताया गया है। और जो दूसरा खंड है वो है देश का भविष्य। इसके अंतर्गत आज़ादी के बाद की समस्याओं के बारे में बात की गई है कि आज़ादी के बाद की जो समस्याएं थी, जैसे गरीबी और महिला दुर्दशा, जातिवाद और राजनीतिक भ्रष्टाचार और पत्रकारिता के भ्रष्टाचार, और राजनीति में जो अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। तो देखते हैं, इसका परिचय हम इस तरह से प्रारंभ करेंगे। झूठा सच यशपाल का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो भारत के विभाजन की सृष्ट भूमि पर लिखा गया है। इस उपन्यास में देश के विभाजन की घटना को यशपाल ने साम्यवादी दृष्टि से देखा है। इसकी संरचना में समाजवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण उनके सभी उपन्यासों में मिलता है। दिव्या में सूक्ष्म स्तर पर, तो दादा, कॉमरेड, झूठा सच आदि में स्थूल रूप स्तर पर दिखता है। झूठा सच के 2 खंड हैं, वतन और देश तथा देश का भविष्य। इनमें सामायिक और राजनीतिक घटनाओं
तथा प्रसंगों को ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके पहले खंड में वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। इसके दूसरे खंड में देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियों है, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानियों के माध्यम से समाज को लूटने का चित्रण भी है। झूठा सच भारतीय समाज में स्त्री की नियंत्रित का सवाल बहुत व्यापकता के साथ उठाता है, जिनमें स्त्रियां कहीं विवाह के नाम पर, कहीं परिवार, धर्म और राजनीति के नाम पर, कहीं पितृसत्ता वाले भारतीय समाज में देह शुद्धता के मिथक के कारण सताई जाती हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से नेताओं द्वारा ओढ़ी गई देशभक्ति की केंचुली उतार कर अपने भ्रष्ट चरित्र को उद्घटित करते हुए दिखाया गया है। साथ ही तारा अपने परिवेश की विद्रूपताओं से संघर्ष करती हुई स्थापित होने का प्रयत्न करती है, तो उसका तथाकथित आदर्शवादी भाई ही उसकी राह का रोड़ा बनता है। मार्क्सवादी चिंतक धर्म को मानव स्वतंत्रता का सबसे बड़ा अवरोधक मानते हैं, धर्म को सर्वहारा को शोषित करने का यंत्र मानते हैं। निष्कर्ष, झूठा सच में यशपाल ने मात्र विभाजन की त्रासदी का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि सांप्रदायिकता, रक्तपात आदि के बीच जनता की उभर रही जिजीविषा को प्रस्तुत किया है। यशपाल दिखाते हैं कि कैसे असहनीय कष्टों व दंगों के बावजूद जनता ने संघर्ष किया और पुनः सामान्य तरीके से उठ खड़ी हुई। यशपाल ने दिखाया है कि आम जनता में धैर्य, जिजीविषा व जुझारूपन के गुण पाए जाते हैं, जो उन्हें बड़े बड़े संकटों से उभार लेते हैं। ये इस प्रश्न का निष्कर्ष था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 48 है, जिसमें गोदान तक आते आते प्रेमचंद का आदर्शवाद से पूरी तरह मोह भंग हो जाता है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गोदान के बारे में आपको पता ही होगा। गोदान गरीब किसान धनिया की कहानी है, जिसकी पत्नी होरी उसकी सहायक होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम इस तरह से लिखेंगे कि बुद्ध, गांधी और भारतीय परंपरा का वह विश्वास है जिसके अनुसार बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई को उभारा जा सकता है। इस मान्यता के आधार पर प्रेमचंद ने गोदान से पहले की अधिकांश रचनाओं में हृदय परिवर्तन के सूत्र से समाधान उपस्थित कर दिया है, किंतु गोदान में ऐसा नहीं दिखाता है। तो इसकी संरचना में हम आगे लिखेंगे। प्रेम आश्रम में किसानों की समस्याएं उठाई गई हैं। मनोहर का चरित्र गोबर जैसा ही विद्रोही है, किंतु रचना के अंत में समाधान हृदय परिवर्तन से हुआ है। कर्म भूमि में भी किसानों का आंदोलन दिखाता है, किंतु रचना के अंत में फिर प्रेमचंद का आदर्शवाद आड़े आ जाता है। इसी तरह हमें इसमें संरचना के अंदर कई कहानियों से तुलना करते हुए बताना है। जैसे हमने प्रेम आश्रम से तुलना करी, यहाँ पर कर्म भूमि से तुलना करी। आगे देखते हैं कि किंतु गोदान में ऐसा कुछ नहीं होता। गोदान में जमींदार का शोषण प्रेम आश्रम से भी अधिक है। किसानों की समस्याएं कर्म भूमि से भी अधिक है। धर्म और समाज की समस्याएं प्रतिज्ञा, निर्मला, सेवा सदन से भी अधिक है। और महाजनी सभ्यता का कहर रंगभूमि से भी अधिक है। तो आगे देखें। किंतु इसके बावजूद भी ना तो राय साहब पिघले हैं, ना मिस्टर खन्ना का हृदय परिवर्तन हुआ है, और ना ही शोषण तंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति की चेतना बदली है। भाई किस तरह से आप देखेंगे कि कई उपन्यासों में हम तुलना करके बताएंगे प्रेमचंद की कि पहले क्या था और गोदान में क्या हो रहा है। अब गोदान में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हृदय परिवर्तन नहीं दिखा रहे हैं वो, और यह शोषण तंत्र इतना मजबूत है कि इन सभी उम्मीदों व आकांक्षाओं के बावजूद गोदान का अंत वह नहीं होता जो होरी चाहता है। कारण यह है कि शोषण की व्यवस्था इतनी जटिल व मजबूत है कि होरी जैसा किसान
उसके सामने लाचार होकर दम तोड़ने को मजबूर है। वह धर्म, मर्जाद और बिरादरी के साथ चलते हुए जमींदारों व सूबेदारों और सूदखोरों की व्यवस्था को स्वीकारते हुए रास्ता निकालना चाहता है, किंतु समझ नहीं पाता कि इन सभी स्थितियों में बिना विद्रोह किए एकमात्र रास्ता उसकी या किसी आम किसान की मौत ही है। तो जो धनिया है वो इसमें सोचता है कि गोदान में कि वह भाई सबको साथ लेके चल सके, लेकिन उसे ऐसी स्थिति दिखती नहीं है। बस आखिर में क्या दिखता है कि उसकी मृत्यु। और उपन्यास का अंत भी बेहद त्रास प्रभाव पैदा करता है। होरी कहता है कि ये पंक्तियां हैं गोदान की कि मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ, गाय की लालसा मन में ही रह गई, अब तो यहाँ के रुपए किराए क्रम में जाएंगे, क्रियाक्रम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक चिल्लाएगी, सब दुर्दशा तो हो गई, अब मरने दे। इस बिंदु पर धनिया की स्थिति वैसी है जैसी अपने तीनों लड़कों की मौत के समय थी। प्रेमचंद धनिया की मन स्थिति इस प्रकार बताते हैं। ये भी पंक्तियां हैं गोदान की। मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या करे, पैसे नहीं हैं, नहीं किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। तो इसका निष्कर्ष लिखेंगे, यही वह बिंदु है जहां प्रेमचंद आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का अतिक्रमण करते हैं और यथार्थवाद पर पहुंच जाते हैं। होरी की मृत्यु हिंदी उपन्यास परंपरा में सामाजिक यथार्थवाद के पूर्ण स्तर पर पहुंचने का महत्वपूर्ण संकेत है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का ये 49वां है, जिसमें जयेंद्र नारी चरित्र विषय पर एक निबंध लिखें। ये यूपीएससी के द्वारा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका परिचय हम इस तरह से प्रारंभ करेंगे। जयेंद्र के उपन्यासों का लक्ष्य बाह्य जगत की अभिव्यक्ति न होकर व्यक्ति की अंतर जगत का निरूपण है। अंतर्मन और भाव जगत का निरूपण करने के लिए उन्होंने प्रमुखतः नारी पात्रों का ही आश्रय लिया है। ये नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक प्रखर, जीवंत और व्यक्तित्व संपन्न है। इसकी संरचना में हम लिखेंगे कि जयेंद्र के प्राय सभी प्रमुख उपन्यासों में नारियों केंद्रीय पात्र के रूप में उभरकर सामने आती है। त्यागपत्र में मृणाल और सुनीता में सुनीता, परख में कट्टो तथा सुगदा में सुगदा आदि इसके प्रमाण हैं। परख में विधवा जीवन की मानसिकता का वर्णन है। इसमें प्रेम व विवाह को दो भिन्न स्थितियों की तरह दिखलाया गया है और कहा गया है कि प्रेम में जहाँ निजता है वहीं विवाह एक सामाजिक कर्म है। सुनीता में जयेंद्र ने नारी के घर से बाहर आने की स्थिति का चित्रण करते हैं। अगला, त्यागपत्र में स्थितत्व और स्थित्व का प्रश्न है। इसमें समाज के नैतिक धारणा तथा पाप पुण्य की समीक्षा है। कल्याणी में यह दिखाया गया है कि विदेश से डॉक्टरी पड़ी स्थिति में भी पति के शोषण के प्रति कोई चेतना नहीं है। जयेंद्र ने नारी पात्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि जयेंद्र के समस्त नारी पात्रों में बुद्धि एवं हृदय का संघर्ष अनिवार्यतः दर्शाया जाता है। बुद्धि उन्हें पति एवं समाज की ओर झुकाती है, इनके प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देती है, जबकि हृदय उन्हें अज्ञता के प्रति लाल साम्य बनाकर प्रेमी व्यक्ति की ओर ले जाता है। इसका निष्कर्ष लिखेंगे, कुल मिलाकर हम पाते हैं कि जयेंद्र कुमार मानव मन का गहन विश्लेषण तो करते ही हैं, साथ ही उनकी नारी चरित्र के विषय में एक बेहद अनुभूति परक विचार है जो उनकी रचनाओं में भरपूर दिखता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50th प्रश्न है, यह आज का हमारा 50वां आखिरी प्रश्न है, जिसमें रेणु के उपन्यासों के आधार पर उनकी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका परिचय हम इस तरह से देंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल प्रति परिकथा दीर्घतम उपन्यास लिखे गए हैं। इन उपन्यासों में रेणु ने जाति व्यवस्था, नारी समस्या, धार्मिक विकृतियों तथा अंधविश्वासों और समाज के आर्थिक, राजनीतिक
तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा है। चाहे वह परिकथा हो या मैला आंचल, दोनों में इसका स्पष्ट झलक दिखता है। मार्क्सवादी प्रभाव के कारण रेणु ने समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या आर्थिक ही माना है। डॉक्टर ने रोग पकड़ ली है। गरीब और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मतलब ये पंक्तियां जो है इसमें बताता है कि भाई डॉक्टर ने रोग तो पकड़ लिया है, लेकिन रोग का कीटाणु क्या है कि गरीबी और जहालत है। जो दो गरीबी की इस भयानकता के लिए उत्पादन नहीं अपितु वितरण की असमानता तथा महाजनी व्यवस्था को रेणु जिम्मेदार मानते हैं। राजनीति की किसी देश की दशा और दिशा में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, किंतु आज़ादी के बाद भारत में राजनीतिज्ञों का एक बड़ा घड़ा स्वार्थी लोगों का था। जैसे मैला आंचल में राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद सांप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाता है। जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे? सब मिल खोलेंगे शायद। इसलिए प्राय हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ साथ एक मारवाड़ी घूमता है। यह कथन इस पर चोट है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की जिम्मेदारी पैसे के बल पर कांग्रेसी सदस्यता प्राप्त करने वाले जमींदारों पर है। इसके साथ नारी के प्रति रेणु की विचारधारा प्रगतिशील है। प्रति परिकथा में मल्हारी तथा ताजमनी के द्वारा इनके विचार स्पष्ट होते हैं। ये नारी को पुरुष के समतुल्य मानते हैं और समाज में प्रचलित नारी की प्रति नकारात्मक विचारधाराओं पर चोट करते हैं। इसके साथ ही धार्मिक कुरीतियों, जाति पाति तथा विवाह संबंधी मुद्दों को भी उठाया है और जातिहीन समाज पर बल दिया है। इसका निष्कर्ष हम लिखेंगे कि रेणु मार्क्सवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और इस विचारधारा का प्रभाव उनके लेखन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था। हमारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक